26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 न्यूक्लियर पावर प्लांट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा डिजास्टर जिसकी वजह से आज लगभग 40 साल बाद भी एक पूरा शहर हमेशा के लिए वीरान पड़ा है। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और लाखों लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन के असर में आ गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, ये सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका काम सिर्फ बिजली बनाना था। फिर आखिर एक पावर प्लांट दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर कैसे बन गया? यह है चेरनोबिल की कहानी। 1986 के वक्त यूक्रेन आज की तरह एक अलग देश नहीं था, वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सोवियत यूनियन उस समय दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर्स में से एक था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों देश सिर्फ हथियारों की रेस में ही नहीं, टेक्नोलॉजी, स्पेस और एनर्जी में भी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इसी रेस का एक हिस्सा था न्यूक्लियर पावर। सोवियत यूनियन का मानना था कि अगर फ्यूचर की बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करना है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, और इसी सोच के साथ यूक्रेन में बनाया गया द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये उस समय सोवियत यूनियन के सबसे बड़े न्यूक्लियर स्टेशंस में से एक था। इसी के पास एक नया शहर बसाया गया, एक मॉडर्न सिटी, जहां ज्यादातर लोग इसी पावर प्लांट में काम करते थे। इस न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर थे। पहले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू हुआ था 1977 में, थर्ड का 1981 में एंड फोर्थ का 1983 में। अब डेट आती है 26 अप्रैल 1986। रिएक्टर 4 में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट होना था एंड उसी रात ये डिजास्टर हुआ। लेकिन उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या, ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तब तक हम चेरनोबिल का एक्सीडेंट भी नहीं समझ पाएंगे। आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो जानते ही होंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर दोनों यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है। बॉम्ब का पर्पस होता है एक ही पल में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करना, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर उसी एनर्जी को बहुत धीरे धीरे और पूरी तरह कंट्रोल में रिलीज करता है, और इसी कंट्रोल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन सवाल यह है, ये एनर्जी आती कहां से है? इसका जवाब है यूरेनियम। वैसे यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए आप फिलहाल इसे यूरेनियम ही समझिए। यूरेनियम के एटम्स को जब एक न्यूट्रॉन हिट करता है तो वो 2 छोटे एटम्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, और जैसे ही एटम टूटता है बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, साथ ही 2 से 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये नए न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं, फिर वो भी टूटते हैं, फिर और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और इस तरह शुरू होती है चेन रिएक्शन। अब इस चेन रिएक्शन से निकलने वाली हीट रिएक्टर के अंदर मौजूद पानी को गर्म करती है। ये पानी स्टीम में बदल जाता है, और ये हाई प्रेशर स्टीम एक टरबाइन को घुमाती है, फिर ये टरबाइन जनरेटर को घुमाता है, और इसी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब चेन रिएक्शन कंट्रोल में रहे। इसी काम के लिए रिएक्टर में होती है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे उतनी ही चेन रिएक्शन धीमी पड़ जाएगी, और अगर कंट्रोल रॉड को ऊपर खींच लिया जाए तो ज्यादा न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराएंगे और रिएक्शन और तेज हो जाएगी। लेकिन उन न्यूट्रॉन्स को एक कंट्रोल स्पीड पर यूरेनियम से टकराना भी जरूरी है, और इसके लिए काम आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना ताकि वो यूरेनियम को ब्रेक कर पाए। इस पूरे प्रोसेस में कूलिंग वाटर भी उतना ही जरूरी होता है। ये रिएक्टर को ठंडा रखने का काम करता है और हीट को स्टीम में बदलने में मदद करता है। यानी जब तक कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर और कूलिंग वाटर अपना काम सही तरह कर रहे हैं तब तक रिएक्टर बिल्कुल सेफ है। लेकिन 26 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर 4 में ये बैलेंस टूट गया, और अगले कुछ सेकंड्स में जो हुआ उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात रिएक्टर 4 में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इंजीनियर्स एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। इस टेस्ट का मकसद ये देखना था कि अगर रिएक्टर की एक्सटर्नल पावर अचानक चली जाए और डीजल जनरेटर्स को स्टार्ट होने में लगभग 40 सेकंड्स लगते हैं, तो क्या उस दौरान टरबाइन अपनी बची हुई स्पीड से घूमते हुए कूलिंग पंप्स को इतनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे कि रिएक्टर सुरक्षित रहे। ये टेस्ट पहले भी प्लान हुआ था, लेकिन कभी सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ। आज उसे दोबारा परफॉर्म किया जाना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन दोपहर के आसपास पावर ग्रिड से एक मैसेज आता है, यूक्रेन में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए रिएक्टर को अभी शटडाउन नहीं किया जा सकता, उसे कुछ घंटों तक चलाना होगा। टेस्ट रोक दिया गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कुछ घंटों का डिले आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बनेगा। रिएक्टर कई घंटों तक लो पावर पर चलता रहा, और इसी दौरान कोर के अंदर जमा होता गया ज़ीनॉन 135। ये एक पावरफुल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होता है। जैसे जैसे ज़ीनॉन बढ़ता गया वैसे वैसे चेन रिएक्शन धीमी पड़ती गई, क्योंकि यूरेनियम तक पहुंचने से पहले ही कई न्यूट्रॉन्स ज़ीनॉन एब्जॉर्ब कर लेता था। कई घंटों बाद पावर ग्रिड से परमिशन मिलती है। अब टेस्ट दोबारा शुरू किया जाता है, लेकिन तब तक रिएक्टर पहले जैसा नहीं रहा। ज़ीनॉन इतना जमा हो चुका था कि रिएक्टर की पावर लगभग 30 मेगावाट तक गिर गई थी। अब ऑपरेटर्स के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो टेस्ट कैंसिल कर दें या पावर दोबारा बढ़ाने की कोशिश करें। उन्होंने पावर रिकवर करने का फैसला किया। इसके लिए कंट्रोल रॉड्स धीरे धीरे बाहर निकाली जाने लगी। इतनी सारी कंट्रोल रॉड्स बाहर निकालने के बाद भी रिएक्टर की पावर सिर्फ लगभग 200 मेगावाट थर्मल तक ही वापस आ पाई, और यही सबसे बड़ी गलती हुई। ऑपरेटिंग रूल्स के मुताबिक कोर के अंदर कम से कम 15 इफेक्टिव रॉड्स रहनी जरूरी थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ लगभग 8 इफेक्टिव कंट्रोल रॉड्स ही बची थी। यानी रिएक्टर ना सिर्फ 700 मेगावाट से बहुत नीचे चल रहा था, बल्कि अपनी सेफ्टी ऑपरेटिंग लिमिट्स के भी बाहर जा चुका था। फिर भी टेस्ट कंटिन्यू करने का फैसला लिया गया। रात 1:23 सेफ्टी टेस्ट फाइनली शुरू होता है।
टरबाइन की स्टीम सप्लाई बंद कर दी जाती है। अब टरबाइन सिर्फ अपने इनर्शिया की वजह से घूम रहा था। जैसे जैसे टरबाइन धीमा पड़ता गया वैसे वैसे कूलिंग पंप को मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी कम होने लगी और रिएक्टर के कोर में कूलिंग वाटर का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगा। इसकी वजह से कोर के अंदर स्टीम के बबल्स बनने लगे। स्टीम की वजह से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में मदद करने वाला पानी कम होता गया और ग्रेफाइट मॉडरेटर अब भी पहले की तरह न्यूट्रॉन्स को धीमा करके परफेक्ट कोलिजन रिएक्शन कर रहा था। नतीजा, अब पहले से ज्यादा न्यूट्रॉन्स यूरेनियम एटम्स तक पहुंचने लगे और ज्यादा फिजन होने लगी। फिजन बढ़ी तो हीट बढ़ी, हीट बढ़ने से ज्यादा स्टीम बनी और ज्यादा स्टीम बनी तो रिएक्शन और तेज हो गई और ये एक डेंजरस पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया जो हर सेकंड खुद ही रिएक्टर की पावर और बढ़ाता जा रहा था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में रिएक्टर की पावर अपनी डिजाइन कैपेसिटी से लगभग 10 गुना ज्यादा पहुंच गई थी। अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, इमरजेंसी शटडाउन AZ5। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स को पूरा यकीन था कि इस बटन को दबाते ही सारी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर चली जाएगी और चेन रिएक्शन तुरंत रुक जाएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रिएक्टर की डिजाइन में एक बहुत बड़ी खामी छुपी थी। कंट्रोल रॉड्स बोरोन कार्बाइड की बनी थी जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कंट्रोल रॉड्स की सबसे नीचे वाली टिप ग्रेफाइट की बनी थी जो एक मॉडरेटर का काम करती है और चेन रिएक्शन को बढ़ा देती है। जैसे ही इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया गया, ये ग्रेफाइट टिप रिएक्टर के कोर में एंटर हुई, उसने पानी की जगह लेनी शुरू कर दी। अब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाला पानी कम होने लगा और ग्रेफाइट मॉडरेटर का काम करने लगा और रिएक्टर शांत होने के बजाय एक पल के लिए और भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। जो रिएक्टर पहले ही एक डेंजरस फीडबैक लूप में फंस चुका था, अब उसकी पावर बेकाबू रफ्तार से बढ़ने लगी और फिर एक इतना जबरदस्त स्टीम एक्सप्लोजन हुआ, लगभग 2000 टन भारी रिएक्टर का अपर बायोलॉजिकल शील्ड अपनी जगह से उछल गया। कंट्रोल रूम के अंदर सब कुछ हिल चुका था, लेकिन किसी को अभी तक यकीन नहीं था कि रिएक्टर सच में फट चुका है। फिर कुछ ही पल बाद दूसरा एक्सप्लोजन हुआ और ये पहले से भी ज्यादा विनाशकारी था। रिएक्टर नंबर 4 बीच में से फट चुका था। हजारों डिग्री सेल्सियस पर जलता हुआ ग्रेफाइट और रेडियो एक्टिव फ्यूल सीधा खुले आसमान में उछल गया। रिएक्टर नंबर 4 से निकली रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा हिरोशिमा पर गिरे हुए एटॉमिक बम से भी कई गुना ज्यादा थी। अगले कुछ दिनों में ये रेडियो एक्टिव क्लाउड यूक्रेन, बेलारूस, रशिया और फिर यूरोप के बड़े बड़े हिस्सों तक फैल चुका था। हजारों लोगों को अपने घर हमेशा के लिए छोड़ने पड़े। सबसे पहले पहुंचने वाले फायर फाइटर्स और इमरजेंसी वर्कर्स में से कई लोग रेडिएशन की इतनी खतरनाक डोज का शिकार हुए कि अगले कुछ हफ्तों में 28 लोगों की मौत हो गई और बाद के सालों में लाखों लोग इस डिजास्टर के असर के साथ जीने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ एक रिएक्टर का एक्सीडेंट नहीं था, ये साइंस, इंजीनियरिंग और इंसानी गलतियों का वो संगम था जिसने पूरी दुनिया को एक सबक दिया। आज भी लगभग 40 साल बाद चेरनोबिल खामोश खड़ा है, एक याद दिलाता हुआ कि जब इंसान प्रकृति की सबसे ताकतवर ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो एक छोटी सी गलती की कीमत पूरी दुनिया चुका सकती है। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और एक्सप्लेनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।